अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान डे स्पेशल। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको 23 मार्च की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमने देखा कि सुबह से ही सेलिब्रेशंस का समा है। पहले पाकिस्तान डे परेड और उसके बाद मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं जिसमें पाकिस्तानियों को जो खुसूसी तौर पर मुल्क और मिलत की खिदमत कर रहे हैं उनको नवाजा गया मुख्तलिफ मेडल से, मुख्तलिफ वैलिडेशन से। तो ये स्टेज सेरेमनीज़ आप देख रहे हैं। लेकिन इस दिन की ख़ास अहमियत हमारे इदारे के लिए ये भी है कि आज हमारी 16th एनिवर्सरी भी है। तो खुशियाँ दुबाला हो गई हैं क्योंकि ये सफ़र, ये सहाफ़त का सफ़र, ये नेटवर्क आज ही के दिन वजूद में आया था। तो सबसे पहले पाकिस्तान डे के हवाले से दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट, एक खुसूसी हमारा पैकेज, और उसके बाद प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। आज़ादी की कदर वही जानते हैं जिन्होंने कुर्बानी दी, वतन अजीज के लिए लाखों जानों का नजराना दिया। 81 साल कबल आज ही के दिन वतन अजीज के लिए करारदाद पेश की गई थी। 23 मार्च सन 1940 लाहौर के मंटू पार्क में तिल धरने की जगह न थी। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 3 रोजा इजलास का आखिरी रोज था। बंगाल के वजीर आला मौलवी फजल हक ने स्टेज संभाला और करारदाद पाकिस्तान पेश की। करारदाद की तायद मुसलमानों ने दिल और जान से की। मंजिल का तयन हुआ और फिर जिद्दोजहद आज़ादी में नया जोश और वलवला भर गया और सिर्फ 7 साल बाद मुसलमान अपना अलग वतन पाकिस्तान लेने में कामयाब हो गए। जी जनाब, देखा आपने ये खूबसूरत पैकेज, और यकीनन ये वो चीज़ें हैं जो हमेशा याद रहने वाली हैं। आज एक तरह से तजदीद वफ़ा का भी दिन है, लेकिन हम अपने सफ़र पे भी एक नज़र डालना चाहेंगे। यानी आज न्यूज़ को आज हो गए हैं 16 साल मुकम्मल। तो ये शुरुआत कैसे हुई थी और इसमें कौन कौन से पड़ाव आए, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। और आज टेलीविजन नेटवर्क के सहाफती सफर के 16 साल मुकम्मल। मुअत्तबर और मुसद्दिका हकीकत पर मबनी खबरों तक अवाम की रसाई आज न्यूज का नज़्मुल ऐन। सूरत हाल चाहे जैसी भी हो, नागहानी आफत हो या मुश्किल तरीन हालात का सामना हो, आज न्यूज अवाम तक सच पहुंचाने और कौम को बाखबर रखने की रिवायत जारी रखे हुए है। आज टीवी ने सहाफती जिम्मेदारियां अदा करते हुए हमेशा कुछ नया, कुछ अलग, मुनफरिद पेश किया। हमारा अज़्म है कि मुसद्दिका खबरों को बर वक्त अवाम तक पहुंचाने का ये सफर मुस्तकबिल में भी इसी जज्बे से जारी रहेगा। खुसूसी तौर पे अगर साल 2021 की बात की जाए तो आज की इस दिन की मुनासबत से हमारी थीम है जो कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको दी जा रही है, एक कौम एक मंजिल। इसका क्या मतलब निकलता है मुख्तलिफ लोगों की राय में, और ये एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी सलाहियतें पाकिस्तान के नाम की हैं। आइए उनके साथ एक नशिस्त रखते हैं और उनसे जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान डे स्पेशल, जो कि आज नेटवर्क के लिए ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये हमारी 16th एनिवर्सरी भी है। और यकीनन आज की जैसे थीम हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि एक कौम एक मंजिल, यकीनन ये एक बहुत ही खूबसूरत विज़न है और इसको दोहराना, इसका दोबारा से अहद करना भी अहम है। लेकिन इसका मतलब क्या है और इसको हम एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करें? जब हम इस बात पे बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की एक यूथफुल वाइब्रेंट पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन को आप एक कौम एक मंजिल के रूप में किस तरह आगे देखेंगे? अच्छा जी, आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पे, जो कि इस पे एक गहरा तज्ज़िया भी रखते हैं, एक माशरे की समाजी हमारे जो रवैये हैं उनको भी देख रहे हैं, और यकीनन वो अपने तजुर्बे की रौ से ये बताना चाहेंगे कि किस तरह हम इकट्ठे हो सकते हैं। कई दफ़ा ये बात की जाती है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कि एक मुंतशिर हुजूम को उन्होंने एक कौम की शक्ल दी,
लेकिन आज जो हमारे आपसी इख्तलाफात हैं, जो दूरियां हैं, जो रिजर्वेशंस हैं, चाहे वो सियासी मसाइल हों, लिसानी मसाइल हों, इक़्तिसादी मसाइल हों, उस पर क्या हम फिर एक हुजूम जैसी कैफियत में मुब्तला हो रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये मॉब मेंटालिटी अक्सर जुराइम की शक्ल में, इंतहाई इक़दाम की शक्ल में हमारे सामने आती है। तो क्यों कर हम में और किस तरह हम में हौसला और सब्र पैदा हो। वैसे तो कहने वाले ये भी कहेंगे कि जितने रेजिलिएंट हम हैं, बहुत सारे जुल्म और सितम हम सह जाते हैं और इसके बावजूद भी देखें एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। लेकिन मज़ीद हमें इस्तेकाम कैसे मिल सकता है, आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ इस पर्टिकुलर नशिस्त में शामिल गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अली साहब। आप फॉर्मर वाइस चांसलर हैं सिंध मदरसतुल इस्लाम के। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब यहाँ पे मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं ओवैस रब्बानी। आप इनको देखते हैं टेलीविज़न पे एज एन एंकर पर्सन, एज अ जर्नलिस्ट, और इसके अलावा ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है जिनाह का पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया ओवैस आपकी भी मौजूदगी का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रही हैं जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा। कानूनदान तो हैं ही, लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के नज़रिए की तो इनके ख़ानदान का इससे भी एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस नासरा कि आपने भी हमें ज्वाइन किया। अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं अपने स्टूडियो से करूँ, भाई साहब आप क्या कहेंगे? नौजवानों को हम अपनी सबसे बड़ी ताकत पाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको बटा हुआ देखते हैं। हम किसी एक मुद्दे पे नहीं रहते। उनकी खलिश भी है, उनकी नाराज़गी भी है कि शायद उनको उनके लीडर्स ने, हमारी हुकूमत ने, हमारी रियासत ने वो कुछ नहीं दिया जिसका वो हक़ रखते थे। आप इस मसले को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों की जो ये शिकायत है वो बहुत जायज़ है और कसूर हमारी जनरेशन्स का है। हमने इतना डिवाइडेड मुल्क दिया है और उसकी इब्तदा हम करते हैं तालीम के निज़ाम से। देखें, यहाँ पर जब हम तालीमी निज़ाम की बात करें जिसमें हमारे नौजवान दाखिल होते हैं, वो 4 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है और वो इतने चारों एक्सक्लूसिव डिब्बे हैं कि वो एक दूसरे की बात समझ नहीं सकते। जिसके पास, अब देखें 4 निज़ाम कौन से हैं, जिनके पास दौलत है, जो अच्छे एलीट क्लास से जिनका ताल्लुक़ है, उनके आप देखेंगे कि स्कूल्स, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो बिल्कुल अलग एक्सक्लूसिव, जिसमें फ़ॉरेन का निसाब पढ़ाया जाएगा, जिसमें फ़ॉरेन क्वालिफाइड टीचर्स, हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन उनको दी जाएगी। जिनके पास ये सब कुछ नहीं है और वो मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में आते हैं, तो एक प्राइवेट स्कूल्स का जाल बिछा हुआ है जो उतना एलीट स्कूल्स जैसी तो एजुकेशन नहीं दे रहे, लेकिन उससे निस्बतन थोड़ा सा कम। फिर जिनके पास ये भी सब नहीं है, लोअर मिडिल क्लासेस, उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनको पीला स्कूल हम कहते हैं, जहाँ कभी उस्ताद जाता है, कभी नहीं जाता, टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं नहीं हैं, टॉयलेट्स नहीं हैं, बाउंड्री वॉल्स नहीं हैं, वो उस एनवायरनमेंट में पढ़ता है, उसका निसाब अलग है। और चौथा, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उनमें से एक अक्सरियत तालिब इल्मों की, उनके वालिदैन उनको मदरसे में भेजते हैं जो मजहबी तालीम भी देते हैं, रिहाइश भी देते हैं। 4 धारे चल रहे हैं, 4 धारे। अच्छा, और ये जो 4 धारे हैं, आप एक मदरसे के बच्चे को आप एक एलीट स्कूल के बच्चे के साथ एक जगह बिठा दें तो वो एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना एक्सक्लूसिव हमने उनको रखा हुआ है अपने सिस्टम्स में। तो जब इन धारों से निकल के जब मेन स्ट्रीम में ये सारे लोग शामिल होंगे तो वो कैसे एक जैसी बात करेंगे? बिल्कुल। तो ये एक सबसे बड़ा हमारा एक बुनियादी फ़र्क है। अली साहब, इस पर हम वापस भी आते हैं। जस्टिस नासरा, आपकी तरफ जाना चाहूँगी। आपने भी ये गुफ्तगू सुनी। बात बिल्कुल सही है कि फाउंडेशनली हमारे डिफरेंसेस को एक सिस्टेमिक तरीके से हमारे अंदर बोया जाता है, तो फिर एक कौम एक मंजिल, इस विज़न की आपके नज़दीक क्या अहमियत है और इसको प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ यौम पाकिस्तान के हवाले से, और आपको खसूसी तौर पे कि आपने बताया कि आपका 16वां यौम तासीस है। और हमने देखना है कि ये 2 इसकी अहमियत है 23 मार्च की। सबसे पहले तो करारदाद पाकिस्तान जो थी ये 1940 में पास हुई थी, जिसको अब हम इकबाल पाक कहते हैं। तो उस हवाले से ये 40, 60 और 81 साल हो गए हैं पाकिस्तान की करारदाद को, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान का क़याम हुआ और तहरीक पाकिस्तान चली। और दूसरी वजह ये है 23 मार्च को यौम पाकिस्तान कहने का कि उस दिन 73 का आइन जो था वो यहाँ पे उसका चाल लगाया गया था और इतलाक़ हुआ था।
इस हवाले से या आइन के हवाले से हमारा यौम पाकिस्तान है। और ये जो बात अभी आपके दीगर मुकर्रर साहब ने की, ये बात मैं इनकी बड़े गौर से सुनी और ये यकीनन ऐसा है। लेकिन अब तो एक तमाम पाकिस्तान के लिए एक निसाब जो है वो इन्होंने वज़ीर तालीम ने पिछले महीने जो था उसका ऐलान किया था, और अगर वो राइज हो जाए जो मदरसों के लिए भी है और सब स्कूलों के लिए भी है, और एक ही अंदाज में तालीम दी जाएगी और उस किताबें भी एक जैसी होंगी, तो ये जो तबक़ाती फ़र्क है यकीनन ये कुछ हद तक तो ज़रूर हो जाएगा हमारे। लेकिन मैं एक बात यहाँ करूँ, आप देखिए कि अब्दुल सलाम जो हमारे पहले नोबेल प्राइज़ विनर, उन्होंने टाट स्कूल में तालीम हासिल, तो ये अपनी तगो-दो से वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक वो दुनिया के अहम तरीन अफराद में गिने गए, और अल्लाह का शुक्र है कि अब कुछ हद तक हमने उनकी कदरदानी करनी शुरू की है। और दूसरी बात ये है कि दीगर लोग हैं, जैसे हमारे ये यहाँ बड़े मशहूर इस वक्त वकील हैं, उनके वालिद जो हैं उन्होंने भी टाट स्कूल में तालीम हासिल की। तो ये अपनी मेहनत से इंसान जहाँ भी चाहे पहुँच सकता है। अल्लामा इकबाल ने तो फरमाया हुआ है, मिलेगा मंजिल मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में हो चीते की आँख जिसका चिराग। तो अब ये बात ये है कि हमारी ज़्यादातर तो आबादी जो है नौजवानों की है, 60% से ज़्यादा वोटर भी वही हैं। तो यकीनन उनको मेहनत करनी जो है लाजिम है, और उसकी तरफ हमें इनको राग़िब करना भी ज़रूरी है। जिन यूनिवर्सिटीज़ में वो दाखिला लेते हैं वहाँ तो निज़ाम तालीम एक जैसा ही है। सही, तो बिल्कुल। ये अगर अपनी मेहनत खुद करेंगे तो फिर ये ज़रूर आगे तक। नाज़रा आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना हम इसको आसान समझते हैं शायद हो नहीं पाएगा। ये बिल्कुल सही है कि इंसान अपनी मेहनत से उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो रुकावटें हैं जो इक्वल प्लेइंग फील्ड लोगों को नहीं देते और उनके लिए मज़ीद दुश्वारियाँ पैदा करते हैं और उनको शायद दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, 4 गुना मेहनत करनी पड़ती है, ये एक ऐसा माशरा होगा जहाँ पर लोगों में फिर गम और गुस्सा बढ़ेगा। वैसे आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जब हम एक इक्विटेबल माशरे की बात करें, यकीनन उसमें नौजवानों को मेहनत भी करनी है, लेकिन ये तबकाती फ़र्क, मुख्तलिफ फ़र्क, और अब तो हम देखते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी के बाद जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी सूबे सूबे में जुदा जुदा है। यानी इट इज़ जस्ट यू नो, ये आप समझते हैं कि ये थोड़ा वक्त है एडजस्टमेंट का, या इनके ऊपर नज़रसानी गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी हो गया है? जी शुक्रिया। गौर व फिक्र को हमेशा से ही करते रहना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आपका आज टीवी का एक खूबसूरत प्रोग्राम से जाने के लिए। मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। 2 खूबसूरत तोहफ़े हैं मेरे पास, एक तो शाबान अल मुअज़्ज़म की मुबारकबाद, साथ साथ पाकिस्तान डे की। बहुत ही अच्छा पैनल भी है आपका। हम जब भी कायदे आज़म की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की बात करते हैं, तो आपने वैसी खूबसूरती के साथ आज अल्लामा इकबाल की भी एक शबीह को हमारे साथ लिया है, और सिंध मदरसतुल इस्लाम और बनफ़्स नफ़ीस अपने नाम की तरह मोहम्मद अली साहब, यानी ये बहुत खूबसूरत सा जोड़ा है। हज़रत अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, कभी आए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। ये आज के नहीं बल्कि आने वाले तमाम नस्लों के लिए एक पैगाम है कि क्या चीज़ थी कि जहाँ से हम आए, और क्या हमारा मुस्तकबिल किसी और को आइडियलाइज़ करने में है, या फिर उन असलाफ़ में है कि जिनकी औलादें हम हैं और जो वर्सा छोड़ के गए हैं। और इसी नज़म की खूबसूरती यह है कि कहते हैं कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें इनको यूरोप में तो दिल होता है सहपारा। आज भी निजात इसी चीज़ में है, यूनिटी इसी चीज़ में है कि हम किताब दोस्त बन जाएं, इल्म दोस्त बन जाएं, और फिर हमारा निज़ाम हमें इससे बांटे नहीं। ये बहुत अच्छा कदम है जो हुकूमत ने लिया है। अल्लाह करे कि इसको तक़वियत मिले, इस्तकामत मिले, और किसी न किसी तरीके से अपने अंजाम तक पहुँचे। देखिए 1940 का हम जिक्र कर रहे हैं, इकबाल जा चुके थे उस वक्त तक, मगर कौम को इकबाल आ चुका था और अंग्रेज़ों का ज़वाल आ चुका था। यानी वो जो साम्राज्य यहाँ पे था उसको अपनी शर्मनाक शिकस्त नज़र आ रही थी, साथ साथ मुस्तकबिल नज़र आ रहा था। और जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि कायदे आज़म ने हुजूम को जोड़कर एक कौम बना दिया। खुदा करे कि हम फिर से इसी नज़रिए के साथ चलें। हमारा मोटिव भी यही है, एक कौम, एक कायद और एक नज़रिया। मुझे बताएं उवैस, एक और नस्ल की बात है, यानी आज जो बच्चा पैदा हो रहा है
वो जब 28 बरस का होगा तो ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला एक सदी का हो जाएगा। लेकिन जिस नज़रिए के साथ इसका क़याम हुआ था, जिस विज़न को लेके, जिस रिज़ॉल्व के साथ ये जद्दोजहद का आगाज़ हुआ और फिर हमने पाकिस्तान को कुरैर्स पे उभरते हुए देखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास एक सॉवरेन नेशन है, हम इंडिपेंडेंटली यहाँ रहते हैं। लेकिन जब हम 100 साल मुकम्मल करेंगे तो हम क्या जिना के इकबाल के उस ख्वाब से करीब तर हैं या हमने इसके साथ ज़्यादती की है और हम फिर मुंतशिर हो गए? इस पर गुफ्तगू करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि जल्द ही इंशाल्लाह ताला तकरीबन 20-25 बरस के बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान अपनी आज़ादी की एक सदी मुकम्मल कर लेगा। तो ये पाकिस्तान एट 100 भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अली साहब, यहाँ पे जो बात हो रही थी कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ धारे हैं। ये तालीम तो चले, बच्चा जब 4-5-10 साल की उम्र का हो जाता है तब स्कूल की शक्ल देखता है। जब उसकी वालदा प्रेगनेंट है तभी से ग़िज़ा की किल्लत हो सकता है, हेल्थ केयर का प्रॉपर निज़ाम ना होना, उसमें वो तबकाती फ़र्क तो ऑलरेडी ला चुका होता है। और फिर जब वो स्कूल से अगर फ़ारिग़ुल तहसील हो भी जाए तो उसके बाद रोज़गार के मौक़े। तो आप समझते हैं कि हम इंसाफ कर रहे हैं अपनी कौम के साथ और अपने उस विज़न के साथ जिसके तहत फाउंडिंग फादर्स ने हमारे लिए स्ट्रगल किया? मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ तो यकीनन हमने बेहतरी लाई है। अगर आप 1947 की सूरत हाल को देखें और आज अगर देखें तो जो पावर्टी या जितनी इनकम उस ज़माने में एवरेज इनकम थी उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने बेहतरी हासिल की है। लेकिन अभी मंजिल बहुत आगे है। यानी अगर मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बहैसियत उस्ताद मैंने हमेशा नंबर देने सीखे हैं। अगर मैं पाकिस्तान की प्रोग्रेस को नंबर दूँ तो मैं 50 दूँगा 100 में से, कि 100 में से 50 क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। मसलन डिफेंस में हमने अपनी एक कैपेबिलिटी हासिल की, न्यूक्लियर पावर के तौर पे उभरे। आज हमारा वो एस्पेक्ट मजबूत है, पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है। लेकिन जो सोशल जस्टिस की बात है जिसके लिए आप जिक्र कर रही थी, जो वो लोग जो डाउन ट्रॉडन हैं, जिनको इस मुआशरे में उनको हम कितना दे पाए हैं, उस हवाले से जब हम अपना जायज़ा लेते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। तो हमेशा सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कहते हैं ना, जब आप चलते हैं तो दोनों टांगों के बीच में तवाज़ुन चाहिए होता है, ताकि एक टांग अगर छोटी है या एक बड़ी है या एक मजबूत है एक कमज़ोर है तो आप रवानी के साथ बढ़ नहीं सकते। इसी तरह से एक मुआशरे में जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उनमें एक रवानी। तो इकनॉमिक के हवाले से अगर आप देखें, जो यहाँ पर अभी यहीं कराची की अगर हम बात करते हैं, यहीं कराची में 50% से ज़्यादा लोग, 2 करोड़ में से 1 करोड़ कच्ची आबादियों में रहते हैं, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है। जिस हालत में हम वो टेलीविज़न की स्क्रीन्स पे देखते हैं उनकी ज़िंदगी, और हम ये समझते हैं कि ये शायद किसी और सयारे की मखलूक है जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहीं पर आपको इसी शहर में बेतहाशा बहुत अजीम समझें कि मुजाहिरे दौलत को ख़र्च करने वाले भी मिलेंगे जिनके पास। तो जब ये चीज़ें एक ही जगह पर हों। अच्छा, वैसे अली साहब, मैं यहाँ पे ये तासुर भी हम नहीं देना चाहते कि हमारे पास वी हैव नथिंग टू सेलिब्रेट। जिन प्रॉब्लम्स का हम जिक्र कर रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के यूनिक मसाइल नहीं है, ये आपको रीजनली ग्लोबली हर जगह नज़र आएंगे। लेकिन आज क्योंकि पाकिस्तान डे है, ये हमारा दिन है, तो इसमें मेरे ख्याल में अहम बात ये भी है कि नौजवान नस्ल, बल्कि हमारे तमाम ही सिटीज़न जिस भी वॉक ऑफ लाइफ से आप बिलोंग करते हो, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान की कौन कौन सी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपका क्या ख्याल है वैसे, व्हेन यू इंटरैक्ट विद द यंग पीपल, जब आप यूथ से इंटरैक्ट करते हैं, उनको इदराक भी है कि ये आज़ादी, ये मुमलिकत उनको कितनी बड़ी नेमत से अल्लाह ताला ने नवाजा है? नहीं, मेरे ख्याल नहीं है।
और आप अगर इस तरह के प्रोग्राम करती रहेंगी तो एक दिन हो जाएगा, क्योंकि इम्पैक्ट तो जाता है और इदराक भी इकबाल की तरह आते आते आता है, वक्त लगेगा। शऊर ऐसे नहीं डेवलप हो जाता किसी माचिस की तीली की तरह, आग की तरह नहीं पकड़ता। नो, बट डू यू नॉट फाइंड इट वियर्ड कि देखें हमारे पुरखों ने, इट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग अगो, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा नाना की जनरेशन की अगर बात करें तो उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, अपना माल ज़र, अपनी आबा व अजदाद की ज़मीनें सब कुछ छोड़ छाड़ के वो इस वतन के लिए यहाँ पे आए। हमारे पेरेंट्स द फर्स्ट जनरेशन बॉर्न ओवर हियर इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन अब 3 या 4 जनरेशन्स के बाद ये यूथफुल पॉपुलेशन में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि शिकायत करते हुए या नाराज़ होते हुए नज़र आते हैं। जी ऐसे ही है, इसीलिए तो शोरा कराम कहते हैं कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से का कोई चिराग जलाते जाते। अब देखिए बहुत अच्छी एग्जांपल मैं देने की कोशिश करूंगा। आपके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी होगी, आपका हक है उसका, मगर आपको अगर हेलीकॉप्टर की चाबी पकड़ा दी जाए, एक टैंक पकड़ा दिया जाए, ये आज़ादी तो है, खुद मुख्तारी तो है, मगर क्या आपने इसकी काबिलियत और ज़रफ़ियत और सलाहियत और लियाकत हासिल भी की है? अगर आपको इसकी ट्रेनिंग नहीं है, शऊर नहीं है, उन चीज़ों का एहसास नहीं है कि वो कितनी कीमती हैं और वक्त पे कितना काम आ सकती हैं, तो फिर आप 0/0 हैं। आज़ादी का हमें अब तक शर्फ तो हासिल हो गया, ज़र्फ़ हासिल नहीं हुआ। हम समझे नहीं इसके मानों को, और समझाने के लिए कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना ने, मुझे ऐसा लगता है शायद कश्मीर, फ़लस्तीन, इवन जूनागढ़ जैसा एक हिस्सा आपको टेस्ट करने के लिए रखा है कि जब तक ये जज्बा रहेगा सलामत, आप दूसरों को देख के खुद भी सबक सीखते रहेंगे। ये एक पढ़ने अच्छा, ये बात मैं जस्टिस नासरा आपकी तरफ लेके जाना चाहूँगी। हमारे फाउंडिंग फादर्स को हम देखते हैं, क्या जहानत, क्या लियाकत, यानी आसान नहीं था उस माशरे में जहाँ आप जुल्म और बर्बरियत देख रहे हैं, जहाँ आपके एक नहीं कई दुश्मन हैं, उसमें एक आज़ाद मुमलिकत की बात करना और फिर उसको हासिल कर पाना। लेकिन आज की जनरेशन को, और अगर हम गुज़िश्ता दिहाइयों को देखते हैं, तो क्या हमने किताबों से, इल्म से दूरी बना ली है? आज अगर हमारे माशरे में देखा जाए तो फ़ौक़ियत या इज़्ज़त ज़्यादा उसको दी जाती है जिसके पास मालो ज़र हो, जिसके पास लंबी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो। ये नहीं हम देखते कि उसने वो कैसे कमाया है। तो एक अजीब सी रेस और कश्मकश में पड़ गए। क्या कहेंगी आप इस पर? यकीनन सूरत हाल कुछ ऐसे ही हो गई है। और मुझे याद है कि एक हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपनी कीनोट स्पीच में कहा कि जिस वक्त यहाँ से पाकिस्तान कायम हुआ और तक़सीम हिंद और पाकिस्तान हुई, तो जो हिंदू थे यहाँ से वो तो चले गए हिंदुस्तान, अपने सासे पीछे छोड़ गए और हमारा ईमान साथ ले। उस दिन से ये हालत हो गई है कि हर शख्स जो है वो ज़र के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें मैं समझती हूँ कि हमारे आइन में तो हमारे 3 सतून है ना रियासत के, चौथा सतून जो है वो है ज़राए इब्लाग। सबसे ज़्यादा ज़रूरी शऊर लोगों में पैदा करने के लिए और ख़ास तौर पे नौजवानों में, वो है आपके टीवी और ये जो सोशल मीडिया है। क्योंकि हर वक्त हर घर में एक तो टेलीफोन है, और जिसके पास नहीं भी है टीवी और कोई और ज़राए बरकी नहीं है, तो कम से कम टेलीफोन पे वो दुनिया के साथ राब्ता रखते हैं, शऊर भी हासिल करते हैं और ये भी देखते हैं कि हो क्या रहा है। इस लिहाज से देखिए, आपका आज न्यूज़ का ये प्रोग्राम करना यही बहुत मुतहम्मल है इस बात का कि लोगों को शऊर पैदा हो, और यही शऊर नौजवानों में पैदा करने के लिए हमें ख़ुसूसी तौर पे नौजवानों के प्रोग्राम करने ज़रूरी हैं। और जो ड्रामे हम दिखाते हैं उसमें अक्कासी ऐसी होनी चाहिए कि आप बेहतर से बेहतरीन का रुझान लोगों में पैदा करें और एक उमंग पैदा करें कि वो तरक्की करने की मंजिल की तरफ जाए। और एक और बात यहाँ पे की गई कि जो है आपने बढ़ाना है लोगों के घरों में जो आमदन का ज़रिया है, उसमें 106 मर्दों के हवाले से 100 ख़वातीन है। ख़वातीन ने तहरीक पाकिस्तान में जैसे हिस्सा लिया, कायदे आज़म ने फरमाया कि आप पाकिस्तान की तरक्की में भी उसी तरह हिस्सा लें, और ख़वातीन को 4 दीवारी में बंद रखना जो है ना इसकी इजाज़त इस्लाम देता है और ना इसकी इजाज़त हमारा कानून देता है। अगर ख़वातीन भी हासिल कर सके तो इस किस्म के शोबों में हुनर, जिससे वो घर के अखराजात में और आमदन अपनी शामिल करके तो मायार ज़िंदगी बेहतर कर सकें, बच्चों की तरबियत भी बेहतर हो सकती है। उनमें माँ जो है वो तरबियत देने के वक्त बच्ची को भी और बच्चे को भी ये जज्बा उनमें पैदा कर सकती है कि जी आप हमारे लिए बराबर हैं। जब घर में बराबरी का रुझान होगा और फैसला साजी में माँ और बाप का बराबर हिस्सा होगा, उस घर में यकीन बेहतरी आने का यकीनी है। और मैं समझती हूँ इसलिए हमारे यहाँ रियासत ने जैसे टेप्टा जैसी बनाई हुई हैं इदारे जो हुनर देती हैं लड़कों को भी और लड़कियों का। बहुत सारे इक़दाम किए गए, जिस तरह हम देखते हैं कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जराइम हैं
उनको भी कानून में सख्ती लाई गई है कि उनकी प्रोसिक्यूशन, उनकी रिपोर्टिंग को आसान बनाया जाए और ख़वातीन को उनका हक़ दिया जाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि विरासत के कानून पाकिस्तान में हमेशा से थे, लेकिन ख़वातीन को विरासत में उनकी चीज़ें, उनका असासा हासिल करने में मुश्किलात होती थी, कई उसमें प्रॉब्लम्स थी। तो यकीनन इस वक्त हम देख सकते हैं कि कानून साजी की गई है ताकि हर तबका इस आगे बढ़ने के धारे में, इस तरक्की करने के धारे में अपना हिस्सा डाल सके और अपना हक़ इस्तेमाल कर सके। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना पड़ा है। वापस आएंगे तो जब हम कहते हैं एक कौम एक मंजिल, एका तो बहुत ज़रूरी है, हमारी यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मंजिल क्या है जिसके लिए हम कोशा हैं, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। और आज ये खुसूसी नशिस्त पाकिस्तान डे के हवाले से। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक कौम एक मंजिल, लेकिन हम सब के ख्वाब जुदा जुदा हो सकते हैं। यकीनन उसमें हमारी हुब्बुल वतनी भी है, पाकिस्तान से हमारी ना ख़त्म होने वाली लाजवाल मोहब्बत है। चाहे पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी गोशे में रहें, लेकिन हमारा दिल पाकिस्तान के लिए ही धड़कता है, पाकिस्तान के साथ ही धड़कता है। फिर अहम बात यह है कि जब हमारे अलग अलग ख्वाब हैं, वो ख्वाब एक साथ कैसे पिरोए जाएं कि हमारी मंजिल एक हो सकता है एक शख्स जो शायद क्वेटा में बैठा है, वो एक मुख्तलिफ नज़रिए को तरक्की मानता है और कहता है कि नहीं जी, हमें तो बेसिक्स को भी कवर करना है। तो किस तरह इन सब के ख्वाबों को एक साथ पिरोया जाए, दैट इज़ माई क्वेश्चन एंड लेट्स सी व्हाट द पैनल हैज़ टू से अबाउट इट। ऐसा आप क्या कहेंगे? अलग अलग तरीके हैं सोचने के, लेकिन ये खूबसूरती, ये डाइवर्सिटी ही तो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी खूबसूरती है। एक साथ एक ख्वाब कैसे देखें? मेरा ख्याल है वो ख्वाब हमने आज से 70-80 साल पहले देखा था। और अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अगर आप सिर्फ आइडियल्स ले लें, जिनकी बुनियाद पर ये सारे लोग मुत्तफ़िक और मुत्तहद होके उसके पीछे चले थे, वो आज भी हमारा नस्बुल ऐन वही होना चाहिए और वो है। प्रॉब्लम हमारे साथ ये हुआ है कि रास्ते में जब हम गुज़रे हैं, उसमें हमने वो सिमत खो दी है जो जिन्ना ने हमें दिखाई थी। मैं चूँकि मोहम्मद अली जिन्ना का बायोग्राफर भी हूँ, मेरी किताब उनकी ज़िंदगी पर छपी और उसमें मैंने उनके आइडियल्स डिस्कस किए हैं। तो मैं अब भी अपने तमाम साथियों को, मेरे नौजवान साथी स्टूडेंट्स, मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि वो ख्वाब इतना ताकतवर था मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो हम सबको दिखाया और जिसमें हमने उसके साथ शेयर किया कि सारे के सारे लोग अपने तमाम इम्तियाज़ात को भूल कर उसके पीछे चल पड़े और एक बड़ी ज़बरदस्त क़ुव्वत के तौर पर बरे सगीर के मुसलमान वो उभर के आए। और क्या ऐसे वाक़यात हुए कि जिनकी वजह से वो राह हम भटक के। अच्छा, हमें अगर ये इस बात पे हमारे यहाँ बहुत बहस होती है, बहुत तज्ज़िया दिया जाता है कि क्या हम राह भटक गए हैं या कौमों की ज़िंदगियों में ऐसे अदवार आते रहते हैं। वैसे आपकी तरफ आना चाहूँगी बिफोर आई क्लोज दिस सेगमेंट, क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपको लगता है जितनी खूबसूरती से नगमों में बात की जाती है, आप नौजवानों को क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि एक खूबसूरत प्रोग्राम हो गया है। मैं उनको मोटिवेट ही करना चाहूँगा ये बता के कि बहुत सारे आईने और जाविये ऐसे हैं जिससे पाकिस्तान को देखा जाए तो शुक्र करने के हज़ारों और लाखों आपको मौक़े मिलेंगे। पाकिस्तान को बहुत सारे एजाज़ात हासिल हैं, जिसमें से बहुत सारे नुमायाँ ये हैं कि पाकिस्तान में सोशल सर्विसेज, वेलफेयर सर्विसेज का काम बड़े पैमाने पे होता है। ख़ुद ईदी फाउंडेशन इसकी एक मिसाल है, शायद दुनिया के पहले नंबर पर आती है। इसके अलावा ऊंचाइयों पे, चोटियों पे भी हमारा नाम लिखा हुआ है, चाहे वो नंबर 2 हो या नंबर 9 की चोटी हो, चाहे वो K2 हो। इसके अलावा भी पाकिस्तान अपनी फ़ौजी सलाहियतों पे नाज करता है। बच्चा बच्चा शजाअत और बहादुरी का एक सरापा है। मैं पाकिस्तान के तालीमी इदारों को भी वैसे ही देखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है, एक पैगाम मैं आपके तवज्जुह से सदरा देना चाहता हूँ तमाम दोस्तों को। हम आम तौर से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को जहन में तो रखते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि हम एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं और हर कौम गुजरती है। हम हर तबसरा जो दिल में आता है धड़क से कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें सुनने वाले, देखने वाले शायद हमारी किसी गुफ्तगू से मायूस भी हो सकते हैं। अमजद, इस्लाम अमजद का एक शेर मुझे जहन में आ रहा है, वो पढ़ने की मैं शर्फ हासिल करना चाहूँगा कि लफ्ज़ से भी खराश पड़ती है,
लफ्ज़ से भी खराश पड़ती है। गुफ्तगू सोच समझ के किया कीजिए और तबसरा सोच समझ के किया कीजिए। लफ्ज़ से भी खराश पड़ती है, तबसरा सोच समझ के किया कीजिए। और झूठ से भी बुरा है आधा सच, इससे बेहतर है चुप रहा कीजिए। वो तमाम अहबाब जो सोचे समझे बगैर पाकिस्तान की खामियां और कमियां दिखाते हैं, शायद कि वो खूबसूरती पे नज़र डालें तो उनकी ज़ुबान शुक्र करते हुए ना थके। आई थिंक कि जब हम पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, किसी ने बड़ा अच्छा एक मुझे नगमा याद आ रहा है जो सुहेल राना ने कंपोज़ किया था कि मेरा देश मेरा माहिया। तो आपका जो माही होता है, जो महबूब होता है, उसकी गलतियाँ उसकी खामियाँ तो वैसे ही नहीं दिखती, लेकिन यकीनन आपस में बैठ कर इन कोताहियों को, इन चैलेंजेस को हल भी हम नहीं करना है, ताकि कल को हमारी नौजवान नस्ल जिन्होंने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं किए हैं वो इसके बोझ तले ना दब जाएँ। वो ये ना कहें कि भाई हमने तो कोई गलती नहीं की, आपने अपने हिस्से का काम नहीं किया था। तो इस वक्त मेरे ख्याल में अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान नीड टू बी सॉल्व्ड एसएप। लेकिन वैस की बात भी बिल्कुल बजा है कि ये काम करने के लिए हौसला चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए। तो अपने हौसलों को बुलंद रखें। जस्टिस नासरा, आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी लोगों को आज? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की सोच एक मामले में बिल्कुल यकजा थी, और वो ये थी कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, और मौक़िफ़ है एहतराम इंसानियत, जिसमें कोई आपस में इम्तियाज़ नहीं हो सकती कि आपका किसी अक़लियत से ताल्लुक़ है कि अक्सरियत से ताल्लुक़ है। और ये हमारा झंडा भी इसी की अक्कासी करता है। सफ़ेद हिस्सा जो है वो अक़लियतों का है और जो अक्सरियत का हिस्सा है वो है हमारा सबस। लेकिन बदकिस्मती ये है कि फ़िरका बंदी है, कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो जो एक मंजिल हमने बनानी है तो हमें सबको एक ही रुख में जाना है, और उसमें सबसे पहली बात है एहतराम इंसानियत। हम सब अगर ये सबक हर ज़रिए से अपने नौजवानों को पहुंचा सकें कि कोई किसी में इम्तियाज़ नहीं है, और सिर्फ मेहनत से और कोशिश से इम्तियाज़ हो सकता है कि कौन ज़्यादा आगे निकलेगा। और मैं देखती हूँ कि आजकल जो लड़कियां हैं जो हमारी आधी आबादी से थोड़ा सा कम है, वो बहुत मेहनत कर रही हैं, और अगर वो जो मेन धारा है उसमें शामिल हैं तो यकीनन इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी वेरी एलोक्वेंटली एक्सप्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस नासरा फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। अली साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। तालीम के जेवर से जब हम आरास्ता होंगे तो यकीनन बहुत सारी मुश्किलें वैसे ही आसान हो जाएंगी, क्योंकि तरबियत देती है तालीम, शऊर देती है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आज की मुनासबत से? मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान का जब ख्वाब देखा गया था उसमें कायदे आज़म का यही था कि यहाँ का हर शख्स तालीम याफ्ता हो, हुनरमंद हो, ताकि वो कंट्रीब्यूट करे इस मुमलकत के लिए। इससे आगाज़ करें, बेहतरीन तालीम इस मुल्क के लोगों को दीजिए, ये लोग कभी आपको मायूस नहीं करेंगे। वेरी वेल पुट। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अली साहब, उवैस रब्बानी और जस्टिस नासरा। बहुत शुक्रिया आप सबकी यहाँ मौजूदगी का। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और वापस आएंगे एक नए पैनल ऑफ गेस्ट के साथ। देखते रहिए हमारा पाकिस्तान डे स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यकीनन आज का प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान डे की मुनासबत से है, तो हमने सोचा कि इस घंटे की शुरुआत ज़रा इस नए नग़मे से की जाए जिसमें यही पैगाम दिया जा रहा है कि एक कौम एक मंजिल। लेट्स टेक अ लुक। जी जनाब, एक कौम एक मंजिल, यानी इस मंजिल की तरफ ये कौम रवां दवां है। रास्ते में हो सकता है कई पड़ाव आएँ, कई मुश्किलें आएँ, लेकिन हमारी हिम्मत और हमारी जुर्रतमंदी से यकीनन हम इसको पार कर लेंगे। आज हमारे पास एक नया पैनल ऑफ गेस्ट अब मौजूद है और उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनकी राय में जानते हैं कि पाकिस्तान की हालिया दौर में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या चीज़ है जो इनको हौसला देती है, इंस्पिरेशन देती है और पॉजिटिव रखती है कि आने वाला मुस्तकबिल बहुत ही ताबनाक है। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब। आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, इसके अलावा यू ऑल्सो सर्व्ड एज अ फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर एज वेल एज द गवर्नर ऑफ सिंध। बहुत बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और अब हमें कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हुनैद लखानी, जो कि डायरेक्टर हैं बैतुल माल सिंध के, और यकीनन ये एक ऐसा इदारा है जो बिल्कुल ग्रास रूट्स पे काम कर रहा है फॉर द मोस्ट वल्नरेबल, मोस्ट अंडर सर्व्ड स्ट्राटा ऑफ पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया हुनैद आपका भी वक्त निकालने के लिए। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ कंटिन्यू
कर रहे हैं उवैस रब्बानी। इनकी गुफ्तगू से, इनकी आरा से हम महसूस हो रहे थे। एंड वी ऑल्सो हैव विद अस अब्रारुल हक। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर बीइंग हियर विद अस। मोइनुद्दीन साहब, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ करें, इस बात में कोई शक नहीं है कि कोई भी दुनिया में पाकिस्तान पे मैली आंख नहीं डाल सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जो दिफाई फोर्सेस हैं वो बहुत मज़बूत हैं और यकीनन फ़ख्र पाकिस्तान है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त की दुनिया के जो चैलेंजेस हैं उससे निबर्द आज़मा होने के लिए हमें क्या चीज़ मज़ीद स्ट्रेंथ देती है? जी, सब कौम को हमारा ये 23 मार्च मुबारक हो, यौम पाकिस्तान। शुक्रिया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोफेशनल पोजीशन में हैं, इक्विपमेंट वाइज, ट्रेनिंग वाइज, और जो उनका रेपुटेशन है दुनिया में प्रोफेशनलिज्म का माशाल्लाह बहुत ऊंचा है। उसकी रेटिंग इट हैज़ बीन रेटेड द 10th बेस्ट आर्मी आर्म फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड, और हमारी एयरफोर्स का तो उससे भी ऊंचा दर्जा है। तो इसमें तो, और ये इसमें पूरी कौम की कुर्बानी है कि जिसकी वजह से उन्होंने अपना पेट काट कर अपने आर्म फोर्सेस को ऐसा बनाया हुआ है कि वो आज़ादी और ग़ुलामी की राह में एक दीवार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बॉर्डर सेफ हैं जी, और वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कौम को आगे बढ़ने के लिए, बॉर्डर पे अमन कायम करके। सही। अब आपने पूछा इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ करने का है। हमें अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, अपने तालीमी निज़ाम को मार्केट कंडीशन, जो मार्केट के रिक्वायरमेंट्स हैं और दुनिया जिस तरफ जा रही है उसके मुताबिक उसको अलाइन करना है। हमने मुल्क पे इंडस्ट्री लगानी है ताकि एक्सपोर्टेबल सरप्लस हो और हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की मुश्किलात से निकल आएँ। हमको अपनी गवर्नेंस इम्प्रूव करनी है, पुलिस रिफॉर्म्स करनी है, सही, इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स करनी है, और हमने पाकिस्तान को लोकल गवर्नमेंट का अच्छा निज़ाम देना है, बिल्कुल, जिससे पाकिस्तान में मजबूती आए। ये बात याद रखें सही, कि हमारी दुनिया में कदर जब ही होगी जबकि हम अपना अंदरूनी निज़ाम जो है वो ठीक कर लेंगे, या ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट होगी और या अक़लियतों की रिस्पेक्ट हो रही है और हो। तो ये सब चीज़ें जो है कौम की इंटरनल पॉलिसीज जो हैं, बिल्कुल, जिससे कौम चलती है। उस गुफ्तगू को मैं हमारे कराची स्टूडियोज़ भी लाना चाहूँगी। हुनैद, आप कैसे देखते हैं जो कमज़ोर तरीन तबका है उसके साथ अब आपका वास्ता पड़ता है? हम अक्सर टेलीविज़न पे भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जनरल साहब ने भी कहा इल्ज़ाम तराशी, करप्शन, महंगाई, और फिर एक आम आदमी के अपने जो पेन पॉइंट्स हैं। किस तरह देख रहे हैं इन पिक्चर्स को, इन डॉट्स को कनेक्ट होता हुआ और एक बड़ी पिक्चर बनते हुए? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम अपनी कौम को यौम पाकिस्तान मुबारकबाद पेश करता हूँ। और नंबर 2, मैं मोइनुद्दीन हैदर साहब ने जिन बहुत चंद अल्फाज में सारा समअप कर दिया, मेरे तो मेंटोर हैं, बुज़ुर्ग हैं, और जिस तरीके से इन्होंने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके दिखाया एज अ गवर्नर इन दिस प्रोविंस, जिस तरीके से सूबा चल रहा था उस ज़माने में, जिस तरीके से एज ए इंटीरियर मिनिस्टर इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आए, वो उसके बाद देखने को नहीं मिला। और बड़ी अच्छी बात की कि बातें कम होनी चाहिए, काम ज़्यादा होना चाहिए। सही। ये वक्त की ज़रूरत है, और इधर बातें ही बातें हैं और काम नहीं है। हुनैद, बल्कि इस बात से एक मसला है हमारा। एब्सोल्युटली सिरा जोड़ना चाहूँगी कि हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे माशरे में आपको करप्शन नज़र आ रही है, गलत फ़ैसले लिए गए माजी में, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि जो मुल्क और मिलत का अहम वक्त हम बर्बाद कर रहे हैं, यानी बर वक्त जब हम फ़ैसले नहीं लेते, सो देयर इज़ अ प्राइस दैट वी आर पेइंग, देयर इज़ अ प्राइस ऑफ इन एक्शन। आप क्या समझते हैं? कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, सेटअप को, हम हमेशा इसी बहस में लग जाते हैं कि ये 5 साल मुकम्मल करेंगे, नहीं करेंगे, सियासी इख्तलाफात या all sorts of problems, लेकिन what have we achieved, you know, now we are in mid term, तो इस दौरान में हमने क्या अचीव किया आपके ख्याल में? देखें, मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया है, और माशाल्लाह से जिस हालत में ये मुल्क मिला था वहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो है उसको हम बिल्कुल ही डिलीट नहीं कर सकते, उसको कम्प्लीटली वो नहीं कर सकते। हमें
बहुत सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी वेल बीइंग, हमारी लाइफस्टाइल इज़ मच बेटर देन व्हाट वी हैड व्हेन वी गॉट दिस कंट्री। बट ऑफ कोर्स बहुत कुछ और अचीव करना है। और जहाँ तक आपने बात की वक्त की कदर की, और टाइमिंग जो है हर फील्ड के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। एज ए नेशन मैं ये महसूस करता हूँ कि वक्त की कदर करना जो है वो हमने सिखाया नहीं अपने लोगों को। किसी चीज़ को वक्त के ऊपर, वक्त पे किसी जगह पे ना पहुँचना जो है उस पर शर्मिंदगी नहीं है। सो ये चीज़ जो है बड़ा आपको प्राइमरी से लेके बच्चे को सिखाना होता है, और 10, 12, 15 साल के अंदर जो है वो इसके अंदर हो जाता है, आदी हो जाता है। सो ऑफ कोर्स ये तो ज़रूरी है। इसके अलावा जो मॉरल इश्यूज़ हैं, सच बोलना बहुत ज़रूरी है। सही। I mean, हमारे यहाँ कोई बुरा ही नहीं मानते बिला वजह झूठ बोल देते हैं। मैं जो स्पेसिफिकली जो हम बात कर रहे थे कि ये पिछले 2-3 सालों का अरसा मौजूदा सेटअप की हम बात कर रहे थे, लेकिन यकीनन अगर आप एक लार्जर पिक्चर में इस चीज़ों को एक बड़े तनाजुर में देखते हैं तो आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि 70 साल में हमने बहुत कुछ पाया है। वी हैव एक्चुअली शोन द वर्ल्ड व्हाट पाकिस्तानीज़ कैन डू एंड व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, और दुनिया मानती है पाकिस्तान की इन सलाहियतों को। मैं शायद जवाब नहीं दे सका अपना सही तरह। मैं यही कह रहा था कि जो मॉरल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर अब काम करना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूर बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है करप्शन के ऊपर और इन चीज़ों पे, लेकिन कभी ना कभी तो हमें सच को सच, झूठ को झूठ, करप्शन को बुराई और मेरिट को तरजीह और इन सारी चीज़ों पे आना होगा ताकि इस मुल्क के सारे इदारे ठीक हो जाए, सही किबला दुरुस्त हो। अच्छा, ये जो आपने बात की ये तो हमारी इनवर्ड इंट्रोस्पेक्शन है जो कि चलती रहेगी, क्योंकि एवरी जनरेशन इज़ बॉर्न विद अ प्रॉमिस, और हम कहीं ना कहीं उस प्रॉमिस से एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, उसको पूरी तरह फुलफिल नहीं कर पाते, एंड देयरफॉर वी मस्ट ऑलवेज बी इंट्रोस्पेक्टिव। लेकिन हैविंग सेड दैट, वैसे अगर हम खित्ते की तरफ नज़र डालते हैं या आलमी सतह पर देखते हैं, बड़े अरसे तक पाकिस्तान पे भी इल्ज़ाम तराशी होती रही। हमें कहा जाता रहा कि जी पनागाहें हैं यहाँ पे शिद्दत पसंदी की, इंतहा पसंदी की, टेररिज्म की, एंड नाउ द वर्ल्ड स्टैंड्स करेक्टेड कि पाकिस्तान ने दरअसल एक ग्लोबल वॉर अपनी सरजमीन पर लड़ी है, एंड वी हैव डन अ सर्विस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है, आप समझते हैं कि अब ये हम दुनिया में बावर करा पाए हैं, इसमें मज़ीद अब हमें क्या मेहनत करने की ज़रूरत है? जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, सवाल भी आपका बहुत ज़्यादा जामे है, और चूँकि आपने इससे पहले भी टाइम के ऊपर, रैपिड एक्शंस के ऊपर बात की है, हम हिस्ट्री की तरफ चलते हैं और ख़ुशकिस्मती से हम 23 मार्च के हवाले को लेके बैठे हैं। 1940 में 20 मार्च कमोबेश किसी वक्त जहां लाहौर में ही करारदाद का पास होना था, और उसको आप जानते हैं कि करारदाद लाहौर के नाम से याद किया जाता है, वहाँ पे खाकसार तहरीक का एक मॉब उठा, और उसके बाद कुछ ऐसे हादसात रोनमा हुए कि जिसके बदले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, बानियान पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता था, उनके विजन को नुकसान पहुंच सकता था, तहरीक को नुकसान पहुंच सकता था। 60 से ज़्यादा लोग अपनी जानों का नजराना पेश कर गए और शहीद हो गए, खो गए। उनमें से एक ऐसा आदमी था जिसने एक अंग्रेज़ ऑफिसर को नुकसान पहुँचाया, हलाक कर दिया। तो ये जो मॉब था ये क्योस की तरफ लेके जा रहा था, और फिर इसी शहर में 2 से 3 दिन बाद एक बड़ा इजलास होने वाला था ना। यहाँ पे तमाम मुस्लिम्स को, जो वोटर्स थे, सपोर्टर थे नज़रिए पाकिस्तान के, गो कि उस वक्त पाकिस्तान की बात नहीं हो रही थी, इन सब को जमा करना था, इन सब को इत्तेहाद के साथ इंट्रोड्यूस करवाना था। कायदे आज़म ने फौरी तौर से स्पेशल ट्रेन में सफ़र करते हुए 20 से 21 मार्च का सफ़र किया। अगले दिन वो लाहौर में मौजूद थे, सबको साथ लेके बैठे हुए थे, और यही नहीं, टाइमली डिसीजंस के साथ साथ यूनिटी की एक खूबसूरत मिसाल देखें कि जलसा शुरू हो गया है, 22 मार्च का दिन खड़े हुए हैं, मगर इंतज़ार किसका हो रहा है जी? शेर बंगाल का इंतज़ार हो रहा है, और एक फजलुल हक साहब का इंतज़ार हो रहा है, और वो आएंगे तो मज़ा आएगा क्योंकि वो बंगाल की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मुस्लिम सुनना चाहते हैं। और जब वो आए तो एक लीडर अपने साथी को कैसे हौसला देता है, देखिए ज़रा, उनके आने से वो कहते हैं कि देखें जब शेर आता है रन में तो मेमने साइड में हो जाते हैं। ये लीडर अपने साथ लीडरशिप को जन्म दे रहा है। आज जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम पाकिस्तान ने किया वो दुनिया में सिर्फ मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदगी नहीं की है, बल्कि इंसानियत की और बुनियादी मयारी हुकूक की नुमाइंदगी की है। जो मुकदमा हम लड़ते आ रहे थे, हम उसमें तनहा थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब दुनिया आस्ते आस्ते एक्नॉलेज कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है, इंकरेज कर रही है। श्रीलंका में अभी एक अच्छा स्टेप लिया गया, मैं उससे पहले यानी अभी रिसेंट स्टेप से भी पहले जाने की बात कर रहा हूँ
कि जब वो मुसलमानों को तदफीन का हक नहीं दे रहे थे कोरोना के बाइस, कोविड के बाइस, और वो जला रहे थे डेड बॉडीज को, पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई, यहाँ से उलमाए कराम ने आवाज़ उठाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने विजिट किया, तो यह बात उन्होंने टेबल पे रखी एंड दे एक्सेप्टेड इट, दे एक्नॉलेज इट। आई एम वेरी मच होपफुल कि ऐसे ही एक्शन एक और मरतबा लिया जाएगा, दोबारा से टेबल टॉक होगी। श्रीलंका बहुत अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का, इस वक्त उन्होंने बैन लगा दिया मदारिस के ऊपर और बुरके के ऊपर, ये एक नाजायज़ अमल है। हम समझते हैं इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा मुस्लिम्स को, उनकी वैल्यूज़ को। आई एम श्योर कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट करते हैं हम इन अहम बातों की भी, और यकीनन ये जब हम लार्जर स्केल पे देखते हैं तो पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान इस रीजन की बल्कि इस्लामी मुमलिकत होने के नाते पूरी मुस्लिम उम्मा की रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान डे स्पेशल। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, हुनैद लखानी, उवैस रब्बानी। जनरल साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, ख़ुसूसी तौर पे आज के ज़माने में जब 2021 है, पेंडेमिक से भी हम जूझ रहे हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि अब वॉर्स भी वो टिपिकल वॉर्स नहीं होंगी। जिस तरह हम अपनी अस्करी क़यादत की बात करते हैं, अस्करी क़ुव्वत की बात करते हैं, दिफाई क़ुव्वत की बात करते हैं, अब तो 5G वॉर का ज़माना है। आप क्या समझते हैं कि जो जहनों में इंतशार और हमारे दिलों में इस्तराब पैदा किया जा रहा है, उस जंग को पाकिस्तान कैसे जीते? जी हाँ, ये एक बड़ा चैलेंज है जो पाकिस्तान के सामने है और इसको हाईलाइट करते रहते हैं मुल्क के मुख्तलिफ अदारे, ISPR वगैरह, और कौम को समझाते रहते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है, इससे बहुत मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, इसमें हुकूमतों के ख़िलाफ़, अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ बदली फैलाई जा रही है, अपने मुल्क की असास के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, कभी इस्लामोफोबिया का जो है जोर है। तो इसके लिए कौम को तरबियत देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हर जो आपके पास सोशल मीडिया पर कोई आए मैसेज, तो उसको बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड ना कर दें, उस पर ज़रा गौर करें कि ये प्रोपेगेंडा और झूठा हो सकता है और हमको बदल करने के लिए हो सकता है। आपने जो उन्हें साहब से सवाल किया था कि भाई हमने क्या अचीव किया है जी, मैं आपको बताऊं चंद चीज़ें पाकिस्तान में ऐसी हुई हैं जिससे कि हमारी हिम्मत बनती है। सही। अब डैम्स जो हैं ये एक बहुत लंबा टाइम लेते हैं, 7, 8, 10 साल लेते हैं सही बनने में, लेकिन बहुत दूर असरात उनके होते हैं। और अब बहुत सालों के बाद 2 बड़े जो डैम्स बन रहे हैं, मेमन डैम बन रहा है, भाषा डैम बन रहा है और वासु डैम भी बन रहा है, जिससे बहुत बिजली पैदा होगी। और एक अफॉरेस्टेशन की तरफ जो झुकाव है कि हर तरफ अभी अर्बन और दूसरी तरफ ये शुरू हो गए हैं, इससे भी लॉन्ग टर्म में मिलेगी। एक खुशखबरी आज की ये है कि जो कनूप 2 है हमारा, जो 1111 मेगावाट के 2 एटॉमिक न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं, उसमें से एक जो है आज उसका पार्शल कमिश्निंग होकर वो NTT से जो है कनेक्ट हो गया। सही। दूसरा जो है आपको पता है 330 मेगावाट बने हैं हमारे थरपाकर में, अभी एक और पेयर 330 मेगावाट का मेरी कंप्लीशन कर रहा है, वो इंजीनियर्स कोल पर है। तो अगर सोलर की तरफ तवज्जो दी जाए और विंड की तरफ तवज्जो दी जाए तो हमको कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे इतने महंगे जो फ्यूल हम मंगाते हैं। तो ये बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन तशवीश की बात मुझे क्या है जी, मेरी उम्र पाकिस्तान से चंद साल बड़ी है, मैंने हिजरत भी देखी है, मैंने पाकिस्तान को बनते हुए भी देखा है और पाकिस्तान को जो है टूटते हुए भी देखा है, अफसोस सद अफसोस। लेकिन पाकिस्तान की एक बहुत इज्जत थी 60s में 70s में जी। बहुत लोग यहाँ आते थे, तरवेला डैम को देखते थे, मंगला डैम को देखते थे, वापडा हाउस को देखते थे। तो पाकिस्तान अपने रीजन में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क था 7 कंट्रीज में। और अब अफसोस ये है कि हम नीचे चले गए हैं, तो हमको इनका असबाब तलाश करने चाहिए। और पाकिस्तान कौम का जो मकाम बनता है मेहनती लोगों का, बड़े परसेवरेंस करने वाले, बड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं ये, इनको सही राह पर डाल दिए जाए, इनको सही स्किल्स दे दी जाएँ
ये पाकिस्तान को बहुत जल्दी चंद सालों में ही ऊपर ले जाएंगे। बेशक बेशक। और अब तो हमारे सामने बहुत सारी मिसालें भी हैं। यानी एक वक्त था लोग कहते थे कि 70-80 साल कौमों की ज़िंदगियों में कुछ नहीं होते और बहुत वक्त लगता है इन मसाइल को हल तलाश करने में, लेकिन अगर हम अपने ख़ित्ते में ही देखते हैं, इट टेक्स 1 जनरेशन और आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। हुनैद, व्हाट इज़ गोइंग टू लीड पाकिस्तान टुवर्ड्स अ सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन? देखिए, जो इस वक्त तो जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है वो सीपैक है, और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन में और एयरपोर्ट्स में, इंडस्ट्रियल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में और पोर्ट्स में काम हो रहा है, और वो वही पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाएगा। मल्टी बिलियन डॉलर्स का उसमें स्कोप है। जैसे अभी जनरल साहब ने जिक्र किया थर कोल का, मैं आपको बताऊं, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है ये। थर कोल में इतनी वेल्थ है जितनी ईरान और सऊदी अरेबिया की कंबाइंड ऑयल वेल्थ से ज़्यादा है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें, हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है, जनरल साहब ने कहा कि अगर सही राइट स्किल्स उनको दे दी जाएं, हमारी पहले शुरू से लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, और वो चूँकि स्किल डेवलपमेंट में काम नहीं हुआ बहुत अरसे तक, तो वो कम हो गई है रीजन में। इस वजह से रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो गई है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और ये जो स्किल डेवलपमेंट है जिस पे अब फोकस हुआ है, वो दोबारा से हमें इंशाल्लाह एक जनरेशन में जो है बहुत ऊपर ले जा सकता है। बस बदनीयती ना हो, नीयत साफ़ हो और काम करने लग जाएं सब लोग, तो ये कोई बहुत मुश्किल टारगेट नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ये मुश्किलात हैं, लेकिन इन्हीं में इनका हल भी मौजूद है। वैसे आखिर में मैं यकीनन, जो हम लोग कहते हैं ना कि कोई यूथफुल पॉपुलेशन है, इस वक्त कोई भी नौजवान आपको अगर देख रहा है, सुन रहा है, तो वो ये सोचता होगा कि ये शायद सारे काम करने तो बड़ों के काम हैं, यानी जो इदारे चला रहे हैं, जो ओहदादारान हैं। एक आम नौजवान पाकिस्तान की तरक्की में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है? जी, नौजवानी की बात हो रही है। आज जो टीवी के लिए भी आज एक ऐसी उम्र है जिसको ऐन नौजवानी कहते हैं। बया दी जाती हैं लड़कियां इस उम्र में, हमें भी बया देना चाहिए, निकाह कर लेना चाहिए इज्तिमाई तौर से, मेहनत के साथ, सदाकत के साथ, अदालत के साथ, शजाअत के साथ। और अगर इन चीज़ों से निकाह हो जाए ये इज्तिमाई तौर से, इन अखलाकी वैल्यूज़ के साथ, तो फिर जो आने वाली नस्ल है वो शजा, वो बहादुर, वो काबिल और बासलाहियत होगी, वो विजन के साथ होगी, अंधी बहरी नहीं होगी। जैसे किसी भी तरफ से हवा चलेगी, जी पहले हवा चली कि हम बरतानिया जैसा निज़ाम चाहते हैं, फिर मालूम हुआ कि अमेरिका भी अच्छा है, साथ साथ दीगर पड़ोसी ममालिक से भी इम्प्रेस होते रहे। अभी हालिया दिनों में बड़ा इम्प्रेस है हम अपने टर्की वाले ब्रादरान के साथ, हम अपनी ज़िंदगी में भी एक अर्तगल बने हुए होते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, मगर बाबाए कौम ने हमें एक विजन दिया है, उस पर चलना है, तसलसल के साथ चलना है, और फिर हमने दूसरों तक भी वो पहुंचाना है। यहाँ पर चूँकि एक मैसेज भी जा रहा है और नौजवान सुन रहे हैं इस मैसेज को, लेकिन जितना हो सके एक काम ज़रूर कीजिएगा, अपने पूरे दिन में से एक हिस्सा ज़रूर दें मुल्क पाकिस्तान को, इसकी तरक्की को, इसके फ़िक्र को और इसके शऊर को मज़ीद मयारी बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगर आपकी 24 घंटे की रूटीन है, उसमें से 24 मिनट निकालें मगर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचें। हम ऐसा नहीं सोचते, हम सोचते हैं कंडेम करने के लिए, मजम्मत करने के लिए, बाज़-वक़्त हुकूमत और सियासतदानों के लिए, बाज़-वक़्त दीगर लोगों के लिए, मगर क्रिएटिव और प्रोडक्टिव नहीं सोचते। मैं इन आशार का सहारा लेके कोशिश करूँगा कि पैगाम पहुँचे हमारी हुब्बुल वतनी का, मट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा तो और तेरा हो नहीं सकता, और बस तू मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दे, फिर देख इस शहर में क्या हो नहीं सकता। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवैस हमारे साथ मौजूद थे, हुनैद लखानी थे, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम बात है, आपने तो खैर मशवरा नौजवानों को दिया कि वो वक्त कुछ मुख्तस करें अपने दिन में और पाकिस्तान की खिदमत के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें। लेकिन अगर इसको अलग से वक्त के बजाय हर काम करने से पहले हम जहाँ स्टेक होल्डर्स ढूंढते हैं, यानी यकीनन अगर आप कोई कारोबारी फ़ैसला ले रहे हैं, कोई पेशावराना फ़ैसला ले रहे हैं, कोई फैमिली का डिसीजन ले रहे हैं, तो जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपके घर के अहबाब हैं, उनको आप एक तरह से उनको अपने नज़र में लेके आते हैं कि इनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है। अगर इसी तरह आपके हर फैसले में पाकिस्तान, आपका मुल्क, आपका वतन एक स्टेक होल्डर बन जाए, यानी आप अपना मफाद तो यकीनन सोचें, लेकिन ये भी देखें कि क्या आपका किया जाने वाला हर फैसला पाकिस्तान के मफाद में है, तो आप बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बुराइयों को एक तरह से हल कर सकते हैं। आप कभी बिजली चोरी नहीं करेंगे, आप कभी पानी नहीं चोरी करेंगे, आप कभी ट्रैफिक के कवानीन को नहीं लांघेंगे, क्योंकि आपको पता होगा
होगा कि आपका ये अमल और आपका हर फैसला किस तरह एक लार्जर पिक्चर से जाके जुड़ता है। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए। यकीनन ये दिन हमारे रिज़ॉल्व का दिन है और एक दफ़ा फिर उसकी अहमियत को, अपने वतन की आज़ादी की अहमियत को अपने दिलों में लाने का दिन है। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला आज के दिन आप दोबारा इस बात को लेकर चलेंगे कि आपका रिज़ॉल्व आपके मुल्क की तरफ क्या है। आप किसी भी वॉक ऑफ फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन आपकी खिदमत, आपकी अनथक मेहनत आपके वतन के लिए होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।